हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स ढेर सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और ढेर सारे क्वेश्चंस मतलब आपके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने आए थे वो सारे क्वेश्चंस लगभग इसमें मैंने कलेक्ट किया है, थोड़े बहुत जो भी हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट है उसके बारे में मैं बात कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि IERT में मैंने देखा है कि पिछले कई सालों में आपके इस टॉपिक से लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? वो है हमारा शेषफल प्रमेय। अब ये पूछो कि ये शेषफल प्रमेय क्या है? ये हमारा क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मेरे ख्याल से ये पार्ट जो है फैक्टोरियल का है, लेकिन इसमें मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये जो शेषफल प्रमेय है इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो LCM HCF में भी बनते हैं, क्योंकि हम लोग फैक्टोरियल करने के बाद ही LCM HCF निकालते हैं। तो इसलिए LCM HCF पढ़ने से पहले मैं इसको ज़रूर एक बार बता देना चाहता हूँ। बेसिक तो पता है आप लोगों को LCM HCF का, बट इसके बारे में बिना जाने आप लोग क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बात करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए बस। ठीक, तो चलो, शेषफल प्रमेय का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ इस तरीके के इक्वेशंस गिवन होंगे। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यानी कि इस तरीके के आपके इक्वेशंस गिवन होंगे। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करें तो इस तरीके के इक्वेशन अगर आपको गिवन होंगे तो आप लोगों को सॉल्व करने का मेथड तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो पता ही होगा, लेकिन इस तरीके के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक अपना ही अलग एक तरीका है, समझ रहे हो? इसमें हम लोग एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले, तो उसके बारे में देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ पहले ही। ठीक है, एग्जांपल से आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ। ये कह रहा है कि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशंस की बात करूं तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अगर हम एकदम बेसिक से बात करें, अगर इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊं तो हम लोग इसमें लेट करते हैं, मतलब इसमें मानते हैं कि मान लेते हैं लेट कि x माइनस 1 इसका क्या है? इसका फैक्टर है, इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन। ठीक, हम क्या करते हैं? इसको मानते हैं। तो ये मानने का मतलब क्या है कि हम इसको मानने के बाद हम ये पहला पता करते हैं कि इसका एक फैक्टर ये बनता है या नहीं। अगर x माइनस 1 अगर रख दिया है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर 0 रखते हो, x इज इक्वल टू अगर 1 रखते हो तो x इज इक्वल टू 1 रखने के बाद ये इसका वैल्यू अगर 0 हो जाता है तब जाके ये डिसाइड हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर है। समझ रहे हो? ये वाला पोर्शन इसका फैक्टर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 रखने के बाद। तो चलो एक बार रख के देख लेते हैं। रख के देखोगे तो ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा माइनस 4 गुणे 1, फिर ये हो जाएगा माइनस 7 गुणे 1, फिर ये हो जाएगा प्लस 10। तो ये हो जाएगा टोटल माइनस 11 प्लस 10 बराबर 0। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो ये 0 तो नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर नहीं होगा। क्या समझे? इसका फैक्टर, हाँ बिल्कुल ये इसी का फैक्टर होगा। कैसे? ध्यान से देखो, सॉरी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी, ध्यान से देखो। ये 1 है और ये 10 है, ये टोटल कितने हो गए? 11। फिर ये हो गया -4 और ये हो गया -7, तो ये हो गया 11।
बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया आपका, यानी कि हमारा जो x-1 है वो एक फैक्टर है किसका, इसका। मान लो हम लोगों ने ये मान लिया, अगर मान लो हम लोग ये नहीं मानते, ठीक है, अगर ये नहीं मानते कुछ और मान लेते हैं, तो हमेशा याद चेक करना कि उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये बेसिक तो हमें पता चल गया। अब जब ये हमें पता चल गया कि x-1 इसका फैक्टर है, तब क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। अब जब फैक्टर है तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि अब इस वाले फैक्टर से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको अब भाग देंगे। क्या करना है, x-1, जो हम लोग बेसिक में करते थे, भाग करना आता था कि नहीं अलजेब्रा में, बिल्कुल वही करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, x³ हो जाएगा -4x², एकदम बेसिक से चल रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लस 10, ये हो गया। अब इसमें भाग देना है। अब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, कितनी बार लेके जाएं। मान लेते हैं इसको हम x² बार लेके जाते हैं, x² बार लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा -x²। फिर जब इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3x² -7x, राइट। तो हम फिर इसमें ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि इसके बराबर आ जाए पहले वाले के, ठीक। तो एक काम करते हैं, माइनस करके फिर क्या करेंगे, x से 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x से। तो 3x से करोगे तो -3x² हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस 3x, इसको कैंसिल आउट करोगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया इधर 10x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस 10, यानी ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ठीक। और फिर उसके बाद -1 से हम लोग क्या कर, -10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -10x, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा 10। तो इनको क्या करना होगा, घटाओगे तो क्या आ जाएगा शेषफल, 0, ठीक। अब हमें एक इक्वेशन मिल गया फिर से। अब एक इक्वेशन मिल गया तो क्यों हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया x² -3x -10, ठीक। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो x² -5x + 2x -10, तो इसे जब सॉल्व करोगे आगे फिर बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा, अगर इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो x -5, फिर उसके बाद प्लस 2 कॉमन लो, x -5, फिर ये हो जाएगा x -5, फिर ब्रैकेट में x + 2, यानी कि इसका फाइनल जो फैक्टर होगा, इसका जो फाइनल फैक्टर हो जाएगा, इसका अगर हम फैक्टर बात करें इसके फैक्टर का, तो ये हो जाएगा हमारा x-1 पहला फैक्टर, दूसरा हो जाएगा x -5 और x + 2, तो ये फाइनल इसका फैक्टर हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि हम लोग जब शेषफल, जब इस तरीके के इक्वेशन आते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक। तो इसके दो प्रोसेस हैं। पहली बात कि पहला क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट कि इसमें ये पहले इसका फैक्टर हम लोग खुद डिसाइड करेंगे, पहले हम लोग लेट करेंगे कि हाँ ये इसका होता है या नहीं, ठीक है। वो तब तक करना होगा जब तक इसका वैल्यू 0 नहीं आ जाता, ठीक। इस इक्वेशन का वैल्यू जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक है। या -1 मान लो, या फिर +1 मान लो, -2 मान लो, +2 मान लो, -3 +3, ऐसे मानते चले जाओ जब तक इसका वैल्यू 0 ना आ जाए, ठीक है। और जब 0 आ जाए तो समझ लेना कि वही वाला इक्वेशन, ये वही वाला पॉइंट आपका इसका फैक्टर होगा, समझ रहे हो। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टर। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस फैक्टर से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसमें। और जब भाग दोगे तो इसका कुछ एक अलग इक्वेशन आएगा जिसको सॉल्व करने के बाद इसका टोटल फैक्टर आएगा, समझे कुछ। तो ये मैटर है आपका, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए और आई थिंक समझ में आ गया होगा इसका मेथड। तो यही है शेषफल प्रमेय। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
चल, तो एक क्वेश्चन आपको गिवन है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या गिवन है, ये आपके IERT में पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना। ये कह रहा है कि x का वह वैल्यू ज्ञात करो जिनको रखने पर इस इक्वेशन का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो भैया इस इक्वेशन का मान हमें 0 करना है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को फैक्टर कर लें, इसका मान से निकाल लें, तब आगे करेंगे। ठीक है, चलो, तो हमें क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू, क्वेश्चन को पूरा लिख देते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एंड x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एलिमिनेट। ठीक, चलो, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, x का कोई एक ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो कि इन सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। इन सारे वैल्यूज़, इन सभी में x का मान रखने के बाद इनका वैल्यू 0 आ जाना चाहिए। इसमें ये कहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि इस x का वैल्यू फाइंड आउट करो जिसमें x का मान रखने के बाद क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर LCM HCF के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें इसमें LCM और HCF ही फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें ढूंढना है जो कि इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो, यानी कि इन दोनों में कॉमन होने की वजह से इन दोनों के फैक्टर का मतलब सेम होना, इसका मतलब ये है कि उसका वैल्यू अगर रख देंगे तो ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे 0। तो फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी मैं बात करूं तो सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तब बताते हैं आगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, ये हो जाएगा माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, फिर हो जाएगा प्लस 1 x माइनस 5, ये हो जाएगा x माइनस 5, फिर हो जाएगा x प्लस 1। ये तो हो गया इसका फैक्टर। दूसरे वाले का फैक्टर क्या है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, और अभी सॉल्व किया था, वो क्या आया था स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर आया था x माइनस 1। फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में क्या आया था, अगले ब्रैकेट में आया था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। और इसको जब सॉल्व किए थे हम लोग तो ये आया था x माइनस 1, फिर ये हो जाएगा x माइनस 5, फिर x प्लस 2। तो अब ध्यान से देखना इसमें स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन क्या है, इसमें x माइनस 5 और x माइनस 5 ये दोनों कॉमन लग रहे हैं, यानी कि हमारा जो इसमें मस होगा, यानी कि हमारा जो HCF होगा, HCF जो होगा वो होगा x माइनस 5। और हम यही ढूंढ रहे थे, हम इसलिए ये ढूंढ रहे थे क्योंकि अब इसका वैल्यू रखने के बाद इसमें रखोगे तो इसमें रखोगे तो वैल्यू 0 ही आएगा। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम बराबर 0 कर दें तो ये हो जाएगा x बराबर 5, तो x बराबर 5 रखो इसमें भी। तो अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें, पहला इक्वेशन क्या करना है, x बराबर 5 रखना है ना, तो x बराबर 5 रखो, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 5 यानी 20, ये हो जाएगा माइनस 5। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल 25 माइनस 25। ठीक, अगर हम दूसरे की बात करें तो इसका भी वैल्यू अगर रख दोगे, 5 इसमें भी रख दोगे, तो ये हो जाएगा 125 मतलब 5 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 25 चौका 100 यानी ये हो जाएगा माइनस 100 माइनस 7 इंटू 5 यानी 35 और ये हो जाएगा प्लस 10। ये क्या हो जाएगा 135 माइनस 135 इज इक्वल टू 0। हो गया ना, सेटिस्फाइड हुआ, बिल्कुल यही पता करना था। तो ये मसा का क्वेश्चन इस तरीके से आता है जिसमें आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पूछा क्या है एग्जैक्टली, समझ रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस बात से कि वो लोग कुछ भी नाम बदल के किसी भी ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो समझ लो आपके सॉल्यूशन तो यूँ इस तरीके से निकल जाएंगे, समझ रहे हो।
चलो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ताकि आप लोग आगे चल के इसमें ऐसे अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं तो ना फंसो। ठीक, चलो। और अगर जिनको नहीं समझ में आया पहले 1-2 बार वीडियो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, और उसके बाद भी अगर ना समझ में आए तो मैसेज करना। ठीक, मैसेज करना, डायरेक्ट सर को मैसेज कर देना, विनय सर को, फिर वो हमें बता देंगे, हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बढ़िया यूट्यूब पे लाइव ले लेंगे, ताकि आप लोग डायरेक्ट फिर बोल सको कि हाँ सर समझ में आया ना, नहीं समझ में आया सारी बातें। ठीक, चलो तो एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसको देने के बाद मेरे ख्याल से एग्जामिनर तो आप लोगों को फंसाएगा ही, क्योंकि चैप्टर कुछ और नाम रहता है लेकिन ये देते कुछ और हैं। देखो ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ, ठीक, इज x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, देन फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड। इसमें सबसे लंबा साइड पता करना है, यानी कि एक घनाभ दिया है उसका सबसे लंबा साइड पता करना है, और उसका वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है इस तरीके से x मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में, तो इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, तो v बराबर यानी वॉल्यूम बराबर x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब बताओ स्टूडेंट्स, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना होगा, यानी जो शेष फल प्रमेय हमें ये एक्स क्यूब का जो इस तरीके से जो आते हैं इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करो भाई, लेट कर लेते हैं, तो लेट में क्या कर लेंगे, मान लेते हैं, फिर से वही मानना होगा, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अगर कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 रखो, 1 रखने के बाद आ जाएगा क्या आंसर इसका, ये हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 6। वाह क्या बात है, 0 आ गया, बिल्कुल 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन। ठीक, अब हमें x माइनस 1 पता चल गया ना, अब क्या करना है, अब इसमें भाग दे देना है, भाग दोगे, क्या करना है, भाग देना है, तो ये हो गया x माइनस 1, फिर उसके बाद ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाओ तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया कितना, माइनस, और ये हो गया प्लस, ये गया इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 7x माइनस, या फिर इधर से ले लो ऐसे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इस तरीके से करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा प्लस x से, फिर x से करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा कितना, माइनस x। ठीक, तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये हो जाएगा कितना, 6x, फिर प्लस 6, फिर कितने बार जाओगे, प्लस 6 टाइम जाओगे, 6 टाइम्स जाओगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6, ये कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो हमें ये एक इक्वेशन मिल गया, ये क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। अब एक इक्वेशन मिल गया तो हमें क्या करना है, अगर हमें एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए हमें प्लस। ठीक है, ताकि हम इसको घटाने के बाद 0 ला सकें, तो यहाँ माइनस चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये मिल गया है तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x, फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 2x, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस 3x नहीं, ये हो जाएगा प्लस 3x, क्योंकि प्लस में है यहाँ पे, फिर इधर माइनस, हाँ ये सही है। ठीक, फिर हो जाएगा, इसमें x कॉमन लोगे x प्लस 3, फिर इधर माइनस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 3,
ये हो जाएगा x प्लस 3, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक, ये इस तरीके से आपका ये एक पूरा फैक्टर आ जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम का फैक्टर है या आपके इस इक्वेशन का जो फैक्टर है ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस 1, फिर दूसरा हो जाएगा x प्लस 3, फिर ये हो जाएगा x माइनस 2। तो इस तरीके से ये आपका फैक्टर हो गया। अब इसमें देख के बताओ कि इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है। अगर x का वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, मान लो x का वैल्यू अगर मैंने 2 रख दिया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, मैं 2 मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, एक बार फिर से लेट करता हूँ कि x इज इक्वल टू अगर मैं 2 रख दूँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू हो के क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 2 3 5। फिर उसके बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो अब ये बताओ कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है या 5 है या 0 है। बिल्कुल ऑब्वियसली ये वाला होगा। ठीक, तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3। तो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड इज x प्लस 3। दिस इज द आंसर। ठीक, आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए, ये आपके समझाने के लिए था। बाकी आपका काम केवल यहाँ तक था, आपको केवल ये समझना चाहिए था कि कैसे कैसे ये सबसे लंबा वाला है। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस आने के बाद तो मुझे नहीं लगता है आपको क्या करना होगा। LCM HCF के पार्ट थे, अब पता नहीं ये इसमें कैसे आ गया। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं और आगे क्या होने वाला है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होने वाला है। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देख लो स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग समझो और इसके इम्पोर्टेंस को समझो कि एक नंबर इतना भी हल्का नहीं है लाना कि अरे सर आपने बता दिया इतना सिंपल। नहीं नहीं नहीं, इतना सिंपल तो नहीं है, नहीं तो सभी बच्चे ना निकाल लें। ये IERT है, IERT निकालने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, याद रखना। इतना मेहनत कि समझ लो अपने आप में एक मिसाल बन जाओ, इतना मेहनत कर डालो। समझ रहे हो, मिसाल बनने का मतलब ये है कि आप लोग जब एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मैटर करता है। समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत से बच्चे होंगे जिनको क्वेश्चंस आ रहे होंगे 50 60 70 80। अब ये कोशिश करो कि कौन उसमें से 100 ऑफ 100 कर पाता है। 100 ऑफ 100 कौन कर पाता है। मैं कह रहा हूँ 100 ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, लेकिन जितना आ रहा है उतना सॉलिड करो। उतना क्या करना है, सॉलिड करो। सॉलिड करने का मतलब ये है कि जितना आ रहा है, मान लो अगर आउट ऑफ 100, मैं कह रहा हूँ IERT की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और सिलेक्शन हम लोगों का जो होता है वो कुछ और नहीं। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो एट लीस्ट मतलब बहुत कम होगा तो वो 70 के आसपास होगा। याद रखना 70 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन, और अच्छे रैंक के साथ। और आपको अच्छे क्या चाहिए, अच्छे ब्रांच चाहिए। ब्रांच का मतलब जानते हो क्या होता है, ब्रांच का मतलब होता है आपका जो ट्रेड होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, जो ये सारी जो ट्रेड हैं वो चाहिए। तब जाके आपको मिनिमम 70, यानी ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, याद रखना मिनिमम आउट ऑफ 75। कोशिश करना कि 75 में से 75 अगर करके आओ। मैक्सिमम बच्चे करके आते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो इतना नहीं आएगा। समझ रहे हो, तो कोशिश ये करना कि आउट ऑफ 70 करके आना। समझ रहे हो, 70 करके आना। ये केवल जनरल की बात हो रही है अभी। और अगर मैं OBC की बात करूं, OBC की, वो कम से कम बहुत कम करें यार, तो 68 या फिर 65 से 68 कह सकते हो। 65 से 68 तक जाओ। ठीक है, उनका भी यही टारगेट होना चाहिए हमेशा, यही से कम 70 होना चाहिए। समझ रहे हो, और 75 अगर कोशिश करो कि 75 टोटल करके आओ। ठीक है, और जिनको नहीं आता तो उनकी बात ही अलग है, वो मुझे पता है वो 75 में से 75 करके आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये IERT की बात हो रही है, IERT की बात हो रही है। और मैं अगर
पॉलीटेक्निक की बात करूँ तो याद रखना कि 100 में से 100 करना उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप लोग 100 में से 90 या 95 करके आते हो। क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो आदमी चाह कर भी मतलब कितना भी कोशिश कर ले उसको सही करना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। तो कोशिश यही करना कि इतना तो करके आना, ठीक है, क्योंकि टॉप रैंक हमें लाना है और टॉप रैंक लाने के लिए हमें यही करना होगा। क्योंकि हमें सभी बच्चे यार, बहुत से बच्चे होते हैं जो कि 100 to 100 करके आते हैं, लेकिन उनका देख लेना, कभी रैंक उठा के देख लेना, कम से कम होंगे तो 1 लाख पे जाएंगे, समझ रहे हो। 1 लाख उनका कम से कम देख लेना, 100 to 100 करके आएंगे। तो अगर बहुत कम होंगे ना तो भी वो 10,000 के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन आपको क्या लाना है, अंडर 100 लाना है। अंडर 100 का मतलब समझ रहे हो ना। यानी कि जब पहले क्या होता है कि जब आपके रैंक की मैं बात करूं तो रैंक केवल मैं बात करूं तो रैंक आपका क्या होता है कि 1 लाख से 2 लाख और ऐसे जाने लगो ना तो एक एक रैंक जो होता है आपका जब बढ़ते जाओगे तो आप 1-1 हज़ार लड़कों को छोड़ोगे, ठीक है, 1-1 हज़ार एस्पिरेंट्स को छोड़ोगे अगर एक रैंक बढ़ते हो तो, ठीक है। और एक रैंक अगर घट गए तो 1,000 से 1,500 के तुम नीचे चले जाओगे। तो खुद सोचो कि 1 से 1,500 के नीचे जाना पसंद करोगे या एक। तो एक क्वेश्चन, एक आंसर आपके लिए बहुत ही मैटर करता है। अगर ये चीज़ें अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो याद रखना कि एग्ज़ाम में आप पूरी तरीके से हड़बड़ाहट में अगर करके आए तो एग्ज़ाम में उम्मीद मत लगा के रखना कि इस तरीके से आपका एग्ज़ाम निकल भी जाएगा, ठीक है। तो बस मैं यही कोशिश करूँगा कि बस इतना लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग कोशिश यही करना कि एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतर वे में करना, ठीक है, और स्थिर मन से, ठीक है, कोशिश यही करना और इस तरीके से पढ़ के जाना कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं ये सारे आपके मतलब अगर कुछ नहीं तो दिमाग में होने चाहिए कि हाँ इसको किस तरीके से किया जा सकता है। वहाँ 3 घंटे ऐसे बैठने के लिए नहीं मिलते, वो 3 घंटे आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग वहाँ एग्ज़ाम में क्या करते हो क्या नहीं करते हो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहली बात तो आजकल लॉजिकल दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिकल से अगर थोड़ा सा हट के अगर वो टफ भी बना दिए ना तो याद रखना फंस जाओगे। कोशिश यही करना कि अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना उसके बाद आंसर करना, ठीक। तो चलो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो फिर कोशिश यही करना कि अब अगले क्लास में मिलें और अच्छे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई एनर्जी के साथ मिलते फिर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।